मेजर पांडे जी, वरिष्ठ कथाकार आदरणीय मैत्रेयी पुष्पा जी, चिंतक, जैसा उन्होंने खुद अपने लिए रिसर्चर भी कहा, चिंतक, सर्जक, रिसर्चर, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी, बड़े भाई आलोचक बजरंग बिहारी तिवारी जी, कवित्री मीना कुमार जी, और इस आयोजन के कर्ता धर्ता, पत्रिका के संपादक और जिनके आग्रह पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे बड़े भाई कथाकार अनुज जी, सभागार में मेरे सभी आदरणीय और आत्मीय लोग बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है, बड़ी बहन हैं अनामिका जी बैठी हैं, हमारे पुराने कलीग और अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं नवीन जी, मेरे गुरु स्थानीय गंगा प्रसाद जी, सब आप सब मेरे आदरणीय हैं। उपस्थित देवियों और सज्जनों, 90 के बाद की कहानी की भाव और भूमि पर चर्चा करूं उसके पहले मैं अनुज जी को बधाई देता हूं, और ठीक कहा गरिमा जी ने कि ये कथा से कथानक तक की यात्रा है। महत्वपूर्ण यह है कि कथा के जितने अंक निकाले अनुज ने, बेहद महत्वपूर्ण अंक निकाले, स्मृति में दर्ज रहने लायक अंक निकाले। मीरा पर उन्होंने वह उल्लेखनीय अंक निकाला है जिसे बरसों बरस तक शोधार्थी ढूंढेंगे, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कथानक की उनकी यह यात्रा इसी प्रकार यशस्वी होगी और वे और अच्छे अंक, उल्लेखनीय अंक निकालेंगे। 90 के बाद का जो समय है, 90 कहते ही बहुत सारी चीजें हमारी स्मृति में आ जाती हैं, और समय के साथ भाव और भूमि का बदलना स्वाभाविक होता है। समय बदल जाए और भाव न बदले, साहित्य की भूमि न बदले, इसका कोई इससे बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। समय के साथ ये चीजें स्वाभाविक रूप से बदल जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले चित्तवृत्तियों के परिवर्तन का जो संदर्भ लिया था, वो यही चीज थी, वो यही चीज है जो कह रहे हैं, भाव और भूमि की चीजें बदल जाती हैं। 90 एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट है। आप कई चीजें एक साथ याद कर सकते हैं। मंडल कमीशन आता है और इस देश में एक बड़ा वर्ग जो सदियों से वंचित रहा, उसको मुख्य धारा में जगह मिलती है। एक ठीक है कि उसके कारण कुछ और हैं, अभी मैं उस पर जिक्र करूंगा और भी बातें करूंगा, लेकिन एक बड़ी चीज है वो आता है। वही टर्निंग पॉइंट है जब उदारीकरण आता है, वही टर्निंग पॉइंट है जब देश में बहुत तरह की घटनाएं, अयोध्या का प्रकरण आता है, वो टर्निंग पॉइंट है जब भारत के सबसे बड़े प्रदेश में दलित राजनीति मुख्य धारा में आती है, बसपा की सरकार बनती है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन 90 और उसके आसपास के समय में होते हैं जिससे ये संभव नहीं है कि रचनाकार अछूते रहें। ये संभव नहीं है। अगर है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है साहित्य का, फिर तो सचमुच स्वांतः सुखाय है। आपने लिखा और रख लिया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं और 90 इसीलिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि 90 के बाद की कहानी पर जब हम बात करें तो उसमें भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 90 के बाद सिर्फ नए लोगों ने नहीं लिखा, बल्कि 90 से 2000 के बीच में उन कहानीकारों की उल्लेखनीय कहानियां आई जिनकी पहचान 80 के आसपास बननी शुरू हुई। अखिलेश की कहानियां उस दौर में आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आती हैं। प्रियंबत की कहानियां आती हैं, तमाम यहाँ तक कि शिवमूर्ति की भी कुछ कहानियां उस दौर में आती हैं। तो मुख्य रूप से 90 से 2000 के बीच में सबसे महत्वपूर्ण कहानियां उन कथाकारों की हैं जिनकी पहचान 80 के आसपास में बनती है और वो आते हैं। नए लोगों ने लिखा, ध्यान आकर्षित किया, गीतांजलि श्री की बहुत अच्छी कहानी, वो सब वही जो मैं कह रहा हूँ कि आती हैं। तो एक पीढ़ी वो है जो लिख रही है, एक वरिष्ठतम पीढ़ी भी है जो उस 10 वर्ष में लिख रही है, और सन 2000 के आसपास में नए लोग भी आते हैं कहानी में जिनकी ठीक ठीक पहचान 2000 के बाद बनती है और उन्हें धरातल मिलता है, जिसके कई कथाकार इसमें शामिल हैं। इस अंक में जो शामिल हैं उसमें कई ऐसे कहानीकार हैं जो ठीक ठीक जिनकी पहचान सन 2000 के बाद की कहानी की है। उन्हें ठीक ठीक 90 के टर्निंग पॉइंट का कथाकार आप नहीं कह सकते। भाव और भूमि दोनों के
अर्थ में आप उन्हें ठीक ठीक उस टर्निंग पॉइंट का कथाकार नहीं मान सकते, नहीं कह सकते। उसके कई कारण हैं। अगर उसकी व्याख्या में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो वहां पर भी उस 10 साल में भी भाव और भूमि में बहुत परिवर्तन हो जाता है। उदारीकरण का ठीक ठीक चेहरा 1994-95 में नरसिम्हा राव की सरकार के साथ मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने के बाद उदारीकरण और भूमंडलीकरण का जो स्वरूप बनता है सन 2000 के बाद ठीक वैसा ही नहीं रह जाता। उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी बहुत सारी चीजें ऐसी बदल जाती हैं जो ठीक ठीक 94-95 में जो दिखाई दे रहा था वही नहीं रह जाता, वही नहीं रह जाता है। तो कथाकारों के सामने चुनौतियां बदल जाती हैं। यानी जिस तरह से ठीक 90 के आसपास के कथाकार उनको दर्ज कर रहे थे, अगर सन 2000 के बाद के कथाकार भी वैसे ही दर्ज करें तो नोटिस में नहीं लिए जाते, नोटिस में नहीं आएंगे। कहानी पढ़ ली जाएगी, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो कम से कम स्मृति में इसलिए दर्ज नहीं की जाएगी कि उसके सहारे कहानी के इतिहास पर जब बात होगी तो प्रवृत्तियों की बात नहीं की जा सकेगी, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकेगी। एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो कहना है, 90 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 90 के ठीक बाद स्त्री विमर्श को एक तरह से देखें तो हिंदी में एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मिलता है। 80 के आसपास शुरुआत होती है, लेकिन 90 के बाद उसे एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मिलता है। सन 2000 के बाद आदिवासी विमर्श को एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मिलता है। पिछड़ा विमर्श शुरू होता है, मंडल कमीशन आ गया 90 के आसपास में, लेकिन विमर्श ठीक ठीक सन 2000 के बाद शुरू होता है। तो ये कई चीजें हैं जो भाव और भूमि, जो हिंदी कहानी की भाव और भूमि है उसको बदलती हैं ये चीजें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। पॉइंट्स में मेरे ख्याल से समय बहुत कम है, अनुज जी ने 6:30 बजे खत्म करने का खाना है, इसलिए मैं जल्दी कर। 90 के बाद की एक समस्या है, एक तरफ तो राजनीतिक कहानियां बहुत लिखी गई हैं, ठीक ठाक अच्छी कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन 90 के बाद राजनीति में स्थानीयता बहुत बढ़ी है, स्थानीय किस्म की राजनीति बढ़ी है। और ये स्थानीय किस्म की राजनीति जो है वह जो अखिल भारतीयता का पूरक नहीं बनती है, बल्कि उसका प्रतिपक्ष रचती है। उल्लेखनीय कहानियां नहीं है इस विषय में, राजनीति की इस समझ की उल्लेखनीय कहानियां नहीं है 90 के बाद की कहानी में, होनी चाहिए। राजनीति का जो पूरा चरित्र बदल गया, सारी चीजें हो गई, उसे बेहतरीन कहानियां प्राधिकरण पर लिखी गई, लेकिन ठीक ठीक इसको दर्ज नहीं किया जा सका है। मुझे लगता है कि कहानीकारों के सामने इस तरह की चीज को पकड़कर दर्ज करने की अभी संभावना बची हुई है, कवियों के सामने भी है, क्योंकि कहानी पर बात हो रही है, इसलिए क्योंकि ऐसी कोई कहानी याद नहीं आती जो ठीक ठीक राजनीति के इस बदलाव को पकड़ने में सफल हुई हो, कि किस तरह स्थानीयता हावी और किस तरह वो एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं बनने देती, जबकि बनना चाहिए। एक बात और भी मैं कहना चाहता था कि जो चित्रवृत्तियों का बदलाव है उसमें एक चीज तो हुई है कि पितृसत्ता के बहुत सारे दबाव जो हैं वो कम हुए हैं और नए पुरुषों की संख्या बढ़ी है, नए पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी आई है। लेकिन इसी बीच ऐसे पुरुषों की भी संख्या बढ़ी है जो सहानुभूति का इत्र लगाए फिरते रहते हैं, लेकिन पितृसत्ता के सारे गुण उनके भीतर भरे हुए हैं। कहानियों को इसकी पहचान की जरूरत है, सिर्फ पितृसत्ता की आलोचना से काम नहीं चलता। पितृसत्ता के भीतर उसकी जो काट दूसरे तरह से है, जब तक इस तरह की कहानियां सामने नहीं आती हैं तब तक सही मतलब कहें कि समय और चित्रवृत्तियों के बदलाव को ठीक ठीक रेखांकित करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम एक साहित्य के अध्यापक को, एक विद्यार्थी को, अध्यापकों की चाहे जितनी भी निंदा कर लें, अध्यापकों की निंदा पर मुझे याद आ रहा था कि देश भर में जितने लोग साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनसे पूछिए दिल्ली, तो दिल्ली को 50 गाली देंगे, कहेंगे दिल्ली में रहोगे तो कहेंगे हाँ चलेंगे। अध्यापकों के साथ, पेशे के साथ भी यही है कि जितने लिखने पढ़ने वाले हैं वो 2 ही पेशे में जाना चाहते हैं, या तो यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाए या ब्यूरोक्रेट हो जाए, 2 ही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग दिल्ली की तरह हैं, विश्वविद्यालयी दुनिया दिल्ली की तरह की दुनिया है, जिसको सब पाना चाहते हैं और जिसकी सब निंदा करते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था, कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं, हम साहित्य की व्याख्या करते हैं, हम जब साहित्य पढ़ाने बैठते हैं तो हमारे सामने मुश्किलें सिर्फ ये नहीं होती कि जो लिखा गया है हम उसकी व्याख्या कर दें, हम यह भी देखना चाहते हैं कि जो लिखा जा सकता था वो क्यों नहीं लिखा गया उस दौर में। ये रेखांकित करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये देखे जाने की जरूरत रहती है। तो नए ढंग के पुरुषों की पहचान के साथ
ये जो इत्र लगाए घूम रहे लोग हैं, उनकी बहुत सूक्ष्म और सार्थक पहचान की जरूरत है। कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छी कहानियां आ रही हैं, वो सब चीजें हैं। किसानों पर कम कम कहानियां, ऐसी नहीं है कि हिंदी में कहानियां नहीं है। किसान की आत्महत्या, उदारीकरण की मार किसानों ने बहुत झेली है, झेल रहे हैं लगातार। एक दौर में माना जाता था कि जब प्रेमचंद का दौर था उसके बाद कि किसान केंद्रीय चीज है, लेकिन अचानक ये सिर्फ नई कहानी के दौर में नहीं, ये 90 के बाद की कहानी की भी समस्या है कि मध्यवर्ग हावी है उस पर, मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग हावी है उस पर। किसान मजदूर उससे किनारे पर है। अगर किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों को मुख्य धारा में ठीक ढंग से लाया गया होता तो बहुत सारी जो दिक्कतें पिछले दिनों विमर्शों के साथ बहस करते हुए सवाल खड़े हुए हैं, शायद उसकी गुंजाइश कम होती, लेकिन खड़े हुए हैं इसलिए कि फेल्योर है। तो किसानों का मामला जो है उसको लेकर भी हिंदी में कुछ अच्छी कहानियां आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसकी और जरूरत है कहानियों को लेकर आने की। भाव और भूमि बदलेगी। 50 साल बाद जब कोई 90 के बाद की कहानियों को उठाएगा तो मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके आधार पर कोई समाज विज्ञान का शोधार्थी, विद्यार्थी बहुत विश्वसनीय व्याख्या कर पाएगा 90 के बाद की। लेकिन अगर ये चीजें भी उसके साथ हों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो शायद वह विश्वसनीयता आकाश की किस्म की हो, नहीं तो कुछ कुछ प्रश्न वहां खड़े रह जाएंगे, सारी चीजें रह जाएंगी। भूमंडलीकरण के दुष्प्रभावों को कहानीकारों ने पकड़ा है। लोकतंत्र में अपराधीकरण और आम आदमी की छटपटाहट अभिव्यक्त हुई है। अनुज के कार्यक्रम में है, उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अंगुली में डसलेवा नगिनिया, इनकी जो कहानी थी उसमें जिस तरह पूरा अपराधीकरण है, सामंतवाद है, सारी उसको जिस सूक्ष्मता के साथ इन्होंने पकड़ा था उस कहानी में, उसकी प्रशंसा बहुतेरे लोगों ने की है, की जानी चाहिए। एक और चीज 90 के बाद की कहानी में हुई है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए कि प्रेम के बदलते या बदले हुए समाजशास्त्र को कहानीकारों ने पकड़ा है। वो ठीक कोसी का घटवार जैसी कहानियां अब नहीं है। महान कहानी है कोसी का घटवार, मैं उसकी कतई निंदा नहीं करने जा रहा या इस तरह की, लेकिन 90 के बाद जो चित्तवृत्तियों का बदलाव आया है, जो युवा पीढ़ी आई है, प्रेम को लेकर जो धारणाएं बदली हैं, उनको लेकर कुछ अच्छी कहानियां 90 के बाद के कहानीकारों ने और सन 2000 के बाद के भी कहानीकारों ने लिखी हैं। इसे नोट किया जाना चाहिए और इसके लिए स्पेस मिला है। दो चार बातें बस आपसे और करूंगा, बातें तो 2-4 बातें और सर। जो एकदम नए कथाकार आए हैं सन 2000 के बाद, 2000 के बाद उनको लेकर मैंने पिछले दिनों साहित्य अकादमी के लिए ही लिखा है, जो इतिहास साहित्य अकादमी छापने जा रहा है आज़ादी के बाद का, सन 80 के बाद के लिए, उसमें मैंने ये दर्ज किया है। मैं यहाँ कहना भी चाहता हूँ कि नए कथाकारों के पास एकदम नए संसार की कहानियां हैं। उनकी जो दूसरी विशेषता है कि वो बनी बनाई परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं या उससे थोड़ा अलग होना चाहते हैं। उसमें हो सकता है कि कई बार कच्चेपन की दिक्कत रह जाए, लेकिन ये बड़ी बात है कि वो एक नई परिपाटी बनाना चाहते हैं, एक समानांतर रेखा खींचना चाहते हैं। ये नई नैतिकता के प्रस्तावक हैं। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि नैतिकता की जो बनी बनाई धारणाएं होती हैं, नए कहानीकारों ने उसको तोड़ा है, नई नैतिकता की प्रस्तावना की है और नैतिकता की रूढ़ियों के समर्थ प्रश्नों के साथ ये खड़े हुए हैं। हो सकता है कि ये हर जगह सही ना हो, लेकिन इनमें समर्पण की जो मुद्रा नहीं है वो प्रशंसनीय है। सवाल खड़ा करना बड़ी बात होती है। समय के साथ तय होता है कि जो आपने सवाल खड़ा किया था वो अपने समय को बदलने में कितना सक्षम हुआ, नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन सवाल खड़ा नहीं होता तो इस पर चर्चा ही नहीं होती कि समय बदला या नहीं बदला। घर, परिवार, प्रेम, मित्र, बाजार, स्त्री, दलित और आदिवासी जीवन के साथ जो वंचना का प्रतिरोध जो है वो नए कथाकारों की कहानियों का जीव द्रव्य है। ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि बड़ी बात है कि इन चीज़ों को आप शामिल करें, इन तत्वों को अपनी कहानियों का जीव द्रव्य बनाएं, प्रोटोप्लाज्म बनाएं आप और कहानी लिखें, जो कि 90 के बाद के कहानीकारों ने लिखा है, किया है। बड़ी बात है। कट्टरता कम हुई है। 90 के पहले या 80 के पहले में देखें
तो आलोचना में भी बहुत कट्टरता है, तमाम चीज़ों में धीरे धीरे जो कट्टरता है, पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा लिबरल स्पेस का मामला बढ़ा है 90 के बाद, ये बड़ी चीज़ है। वरना तो एक दौर था कि एक खास रचनाकार या कवि की आप प्रशंसा करते हैं, दूसरे करने लगे तो लोग कहते थे तो विचलित हो गया, इसका विचलन हो गया। कम से कम एक ऐसा दौर आया है जब कविता के उदाहरण से मैं कहूँ तो अज्ञेय और मुक्तिबोध को साथ पढ़ने में अब किसी को संकोच नहीं होता है। इसी अर्थ में मैं कह रहा था कि कट्टरता कम हुई है, चीज़ें बदल रही हैं। कुल मिलाकर जो 90 के बाद का कथा संसार है वो बहुत भरा पूरा है, अर्थवान है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें वैसी ही कहानियाँ होंगी जैसे हम हर एक फेज की कहानियों का जिक्र करते हैं, 10-15 कहानियाँ निकालते हैं जिससे उस समय संस्कृति और समाज की व्याख्या करते हैं। इस दौर में भी वैसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, लिखी जाएंगी, और वे हमारे भी काम आएंगी, आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएंगी। मैं अनुज जी को पुनः बधाई देता हूँ इस पत्रिका के लिए, इस आयोजन के लिए, और उनकी यशस्वी यात्रा की कामना करता हूँ। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आभार।